हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स, और वो भी न्यू बुक से। तो आज हम लोग सेकंड क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी मैंने ले लिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां पे जाके फर्स्ट क्लास को देखिए एंड देन इस क्लास को देखिए, ताकि आपको समझ में आए जो मैं चीज अभी बोलने वाला हूँ। शायद मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको शायद लिंक ना हो, इसलिए आप लोग पहले उस क्लास को देखिए प्लेलिस्ट में जाके एंड देन इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैं आप लोगों के लिए पूरा साल मेहनत करके वीडियो का सीरीज बनाता जाऊंगा, और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है, ताकि आपको मैथ्स में बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उन लोग का भी मैथ्स में मार्क बूस्ट हो जाए। इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 रोमन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, देखो। द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन बी स्टूड इन सम रोज कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20 और 25 नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो एक रेजिमेंट है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग रेजिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सोल्जर्स है, उनको खड़ा होना है रोज में, 15 के रो में या फिर 20 के रो में या फिर 25 के नंबर, मतलब एक रो में 25 नंबर ऑफ सोल्जर्स होना है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। तो हमें बताना है कितना नंबर ऑफ सोल्जर्स उस रेजिमेंट में हो सकते हैं। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर ऐसा अरेंजमेंट है 15 एक रो में है, उसके बाद एक रो में 20 है एंड अनदर रो में क्या है 25, अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स है, तो ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो मिनिमम कितना नंबर ऑफ सोल्जर्स उस रेजिमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, जब भी ये लिस्ट वर्ड आ जाए, लिस्ट, मिनिमम या फिर ऐसे लोएस्ट चीज, लिस्ट, मिनिमम या फिर लोएस्ट, ऐसे वर्ड अगर मिले तो आप लोग को क्या समझना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, बिकॉज यहाँ पे देखो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे मिल जाए हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, तो आप लोग को क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये एक तरीका हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड अनदर क्राइटेरिया या फिर अनदर एक तरीका हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा है कि हमें सोल्जर्स बताना है। ठीक है, कितना सोल्जर्स हो सकते हैं इस रेजिमेंट में। अगर यहाँ पे 15, 20 और 25 नंबर्स में से सोल्जर्स खड़े, तो कितना नंबर ऑफ सोल्जर्स हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये आइडिया हमें पता चल जाता है कि जो आंसर होने वाला है ना, वो इन नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि सभी को कलेक्ट करके एक नंबर पुट करना है ना तुम्हें, ये 15, 20 और ऐसे सोल्जर्स को खड़ा करना है, फिर काउंट करना है, फिर बताना है, तो थोड़ा तो आइडिया लग जाता है कि हमें जो आंसर है वो बड़ा निकालना है, इन नंबर से ग्रेटर देन निकालना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और अगर ऐसा कुछ हिंट मिल जाए कि हमें जो आंसर निकालना है वो छोटा निकालना है, इन नंबर्स में से छोटा निकालना है, तब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये दो तरीका हो सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंट देख लिया, लिस्ट वर्ड यूज किया, तो मुझे तो पता चल गया एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ, गिवन जो है उसको मैं लिखूंगा, गिवन द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन बी स्टूड इन सम rows consisting of 15, 20 और 25 नंबर ऑफ सोल्जर्स। ये तो हमारे पास क्वेश्चन से दिया हुआ है, हमने कुछ किया नहीं अलग से क्वेश्चन से। उसके बाद लिखेंगे हेयर वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। तो 15, 20 एंड 25 का एलसीएम निकालना है। 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5। 20 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5। एंड दिस वन 25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5। तो तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि 5 तीनों लाइन पे कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम निकालना है। तो लिखोगे देयर फॉर एलसीएम इक्वल्स टू 5, तो एक बार कॉमन आ रहा है तीनों लाइन पे। ठीक है, उसके बाद ये 3 बचा, फिर 2 बचा, 2 एंड 5 बचा। ठीक है, तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। 10 10 जा 100, 100 3 जा कितना हुआ तुम्हारा, कितना हुआ 300। 100 3 जा कितना हुआ 300। तो
तुम्हारा जो आंसर है वो ये होगा कि इस रेजिमेंट में मिनिमम या फिर लिस्ट कितने सोल्जर्स हो सकते, ऐसे 300 सोल्जर्स हो सकते। तो देयरफॉर द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द गिवन रेजिमेंट इज इक्वल टू 300, जो 15 के रो में खड़े हो सकते हैं, 20 के रो के में खड़े हो सकते हैं, 25 नंबर एक एक रो में वो हो सकते हैं। और ऐसे अगर खड़े होंगे तो मिनिमम उस रेजिमेंट में कितना सोल्जर्स होना पड़ेगा, आप लोग को आंसर मिल गया। कितना है बता सकते हो? 300। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 रोमन नंबर 2, वो आओ चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकंड। एक बेल है, आपके स्कूल का बेल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकंड, तो वो बेल 18 सेकंड बाद बाद रिंग करता है। उसके बाद अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकंड्स, तो कोई दूसरा बेल है जो 60 सेकंड बाद रिंग करता है। ठीक है, इफ दीज टू बेल रिंग साइमल्टेनियसली एट एन इंस्टेंट, मान लो अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ इस इंस्टेंट पे दोनों बेल एक साथ रिंग करता है। उसके बाद देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन। तो पहला जो बेल है वो 18 सेकंड, फिर 36 सेकंड, ऐसा करते हुए बेल रिंग करता हुआ जाएगा। और दूसरा जो बेल है वो 60, फिर 120, ऐसा आगे चलता जाएगा। तो हमें एक ऐसा टाइम बताना है कितने टाइम बाद दोनों फिर से एक साथ रिंग करेगा। तो इससे हमें इतना तो आइडिया हो गया कि जो आंसर निकालना है वो ग्रेटर देन होगा इन दोनों नंबर से। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। या फिर और कुछ हमारे पास यहाँ पे हिंट है? नहीं, इस क्वेश्चन में तो वो और कुछ लिस्ट नंबर ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे हमें ये एक आइडिया तो लग गया कि नहीं हमें एलसीएम निकालना है। क्यों? बिकॉज जो आंसर आने वाला है वो ग्रेटर आने वाला है। देखो ना यहाँ पे 18, 36 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो 60, 120 ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद निकालना है हमें। तो इस तरह के चीजों को हम लोग एलसीएम से सॉल्व करते हैं। एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा वो टाइम निकल जाएगा, उस टाइम के बाद ये दोनों बेल एक साथ रिंग कर रहा है। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ए बेल, जो भी गिवन है वो लिखेंगे। गिवन ए बेल रिंग्स एट every 18 second. Another bell rings at every 60 second. तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। We have to find LCM of 18 and 60। हमें 18 and 60 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलो आओ निकालते। 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 होता है। 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 15 4 60 होता है ना, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए कॉमन लेते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए जितना भी फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आ रहा है, उन सभी का मैक्सिमम पावर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले 2 आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर। फिर 3 देखो, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो 3 स्क्वायर। और 5 जो है वो एक ही बार आ रहा है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1, तो 1 लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 2 स्क्वायर 4। ठीक है, अब 3 स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 9 इंटू 5, 9 ये देखो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20, 20 इंटू 9 कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। इसका मतलब आपको एलसीएम मिल गया 180, मतलब 180 सेकंड के बाद ये दोनों बेल फिर से आपस में एक ही टाइम पे रिंग करेगा साइमल्टेनियसली। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आफ्टर 180 सेकंड बोथ द बेल will ring simultaneously again। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे ऐसा लिस्ट नंबर कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने क्या तरीका लगाया कि हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि जो आंसर आने वाला है वो ग्रेटर आने वाला है।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमें एलसीएम निकालना है। और अगर आंसर जो हम लोग निकालने वाले वो अगर लेस देन जो गिवन नंबर है, तब हम लोग क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए। सो आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 3। ए रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत। तो एक रेडियो स्टेशन है जो आसाम संगीत को प्ले करता है वंस एवरी 2 डेज। तो एक रेडियो स्टेशन 2 दिन के बाद बाद आसाम संगीत को प्ले करता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, किसने आसाम संगीत लिखा था? हु इज द राइटर ऑफ आसाम संगीत? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताना। उसके बाद देखते हैं, अनदर रेडियो स्टेशन प्लेज द सेम सॉन्ग वंस एवरी 3 डेज। तो यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन 2 डेज के बाद प्ले करता है, अनदर रेडियो स्टेशन 3 डेज के बाद बाद प्ले करता है। हाउ मेनी टाइम्स इन 30 डेज विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डे? तो 30 डेज, एक महीने के अंदर कितना टाइम वो दोनों रेडियो स्टेशन एक साथ प्ले करेगा। ऐसा नहीं पूछा कि किस किस दिन, ऐसा पूछा कि 30 डेज के अंदर कब कब ऐसा सिचुएशन होगा जब दोनों रेडियो स्टेशन मिलके एक ही दिन पे आसाम संगीत प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो पहला रेडियो स्टेशन मान लेते हैं वो 2 डेज के गैप गैप में क्या करता है, आसाम संगीत प्ले करता है। तो फर्स्ट 2 डेज में प्ले करेगा, फिर 4th डे पे, फिर 6th, फिर 8th, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो रेडियो स्टेशन है वो 3rd डे पे, मतलब 3 दिन के बाद प्ले करता है। तो 3rd, फिर 6th, फिर 9th, फिर 12th, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि दोनों कब मिलके एक साथ प्ले करता है। तो देखो 6th डे पे दोनों मिलके एक साथ आसाम संगीत प्ले कर लेता है। ठीक है, अब हमारा ये थोड़ा तो आइडिया मिल गया कि 6th डे पे निकालना है। 6th डे विल बी आवर आंसर। अब देखो 2 और 3 है, और 2 और 3 से बड़ा है 6। 2 और 3 से क्या है, बड़ा है 6। तब इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, इस केस में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलो इतना तो हो गया, एलसीएम निकालना है। लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नहीं, क्वेश्चन में कहा कि 30 डेज के अंदर ये मतलब कितना बार प्ले करेगा। तो देखो अगर मैं इस चीज को और थोड़ा सा आगे करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10 होगा 10th डे में, फिर 12th डे पे। तो देखो 12 प्ले हो रहा है, सेम दिन दोनों रेडियो स्टेशन असम संगीत प्ले कर रहा है। तो देखो 6th डे पे पहली बार हो रहा है, 6th डे पे, फिर कितने डे पे, 12th डे पे। तो थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया कि 6 एलसीएम 6 निकाला तो 6 प्लस करते हुए जाएंगे। 6 हो गया, 12th हो गया, फिर 18th डे पे फिर से दोनों रेडियो स्टेशन एक साथ प्ले करेंगे। फिर 24th डे पे वो दोनों रेडियो स्टेशन एक साथ प्ले करेंगे। फिर 30th डे पे दोनों एक साथ प्ले करेंगे। तो कितना टाइम्स प्ले कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5 टाइम्स। यहाँ पे पूछा है ना कि हाउ मेनी टाइम्स इन 30 डेज, तो इन 30 डेज 5 टाइम्स बोथ द रेडियो स्टेशन विल प्ले असम संगीत इन द सेम डे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने आंसर मैन्युअली निकाला, जनरल नॉलेज प्रैक्टिकल से हम लोगों ने किया। अब हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। और पहले ये जो 6 नंबर आ रहा है ये किस के मतलब कौन सा चीज यूज करके आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम यूज करके हम लोग इस चीज को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन में रेडियो स्टेशन, फर्स्ट रेडियो स्टेशन प्लीज असम संगीत एवरी 2 डेज आफ्टर। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 डेज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। उसके बाद सेकंड रेडियो स्टेशन, यहाँ पे 2 रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन प्लेस असम संगीत आफ्टर एवरी 3 डेज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन से गिवन इंफॉर्मेशन है वही लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 and 3 का तो एलसीएम इजीली पता है। एलसीएम कितना होगा, 2 into 3 दैट इज 6। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अब 6 तो एलसीएम निकल गया, लेकिन हमें ऐसे कैलकुलेट करके एग्जाम में ये तो नहीं कह सकते हमारे सर ने ऐसे 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 करके निकाला था आंसर, ऐसे तो नहीं लिख सकते। आंसर का एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। तो वो फिक्स पैटर्न क्या हो सकता है, देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन 30 days, in 30 days both the radio station, in 30 days both the radio station will play
will play the same song on the same day equal to, देखो टोटल डेज कितना था 30, टोटल डेज कितना था 30, और सिक्स डे के बाद फिर सिक्स डे में प्ले होता है, फिर सिक्स, ऐसे सिक्स सिक्स करके रिपीट हो रहा है, तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, सिक्स से करेंगे। तो 30 को अगर सिक्स से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो देखो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, इन 30 डेज बोथ द रेडियो स्टेशन विल प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डे, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 4, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो आप लोगों ने आपके स्कूल में भी देखा होगा, एनसीसी जब होता है इंडिपेंडेंस डे में या फिर रिपब्लिक डे में, तो एक सामने एक म्यूजिक का बैंड होता है या फिर सामने कुछ लीडर्स होते हैं, उनके पीछे आप लोग मार्च करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे बाकी मेंबर्स को मार्च करना है। मान लो ये आर्मी बैंड है, म्यूजिक बैंड है, बैंड, और इसमें कितने मेंबर्स है, 32 मेंबर्स है। इसके पीछे बाद में तुम्हारे आर्मी मेंबर 616 से मार्च करते हुए ऐसे आगे बढ़ के जाएंगे, इस डायरेक्शन में मान लो वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इनमें जो कॉलम्स है ना, वो दोनों ग्रुप में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लो 2 कॉलम बन रहा है तो इसमें भी 2 कॉलम, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, ऐसे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना ऐसा कॉलम बनाए ताकि ये दोनों ऐसे मार्च कर जाए, मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम वर्ड जब भी बोलता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक हिंट भी ये मिल सकता है कि देखो 616 और 32 नंबर है हमारे पास, ये दोनों नंबर है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो आएगा वो तो कॉलम यहाँ पे आएगा कुछ 5 7 8 जितना भी होगा वो आने वाला है, वो लेस देन इन दोनों नंबर, तब उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, तो जो गिवन है बस वही लिखा। we have to find HCF of 616 and 32। तो 616 को ऐसे लिखेंगे, 32 को ऐसे, 32 मतलब 2 to the power 5, और 616 को प्राइम वेक्टराइज कर लेते, 2 से 308, 2 से 154, 2 से कितना टाइम्स जाएगा, 2 7 टाइम्स 14, 2 7 टाइम्स, फिर 7 से 11 टाइम्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11 और 2 टू द पावर 5। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। वैसे तो कॉमन लिख के कॉमन मार्क करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लोएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर का। तो देखो यहाँ पे 2 दोनों जगह पे कॉमन है, ठीक है, और 2 का भी लोएस्ट पावर लेना है, तुम्हें हाईएस्ट पावर नहीं लेना है, और 7 और 11 के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन नहीं आएगा तो उसको सोचना भी नहीं है, और जो कॉमन आएगा उसका भी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का लोएस्ट पावर होता है 2 क्यूब, तो इसका आंसर कितना होगा, 8। इसका मतलब है इन दोनों को 8 कॉलम में, ऐसे 8 कॉलम में इन दोनों ग्रुप्स को मार्च करके आगे जाना है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns, the maximum number of columns in which they can march is 8। तो वो लोग 8 कॉलम्स में, मैक्सिमम 8 कॉलम्स में
वो लोग मार्च करके आगे जाएंगे तो उनका जो सिस्टम है वो एकदम सही रहेगा और हमारा आंसर भी आ गया। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 5 है, हिमाद्री हैज ए कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल स्टाम्प्स एंड 325 इंटरनेशनल पोस्टल स्टाम्प्स। अब तुम लोग इस जनरेशन के हो जिनको स्टाम्प्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मैं भी उतना पुराने जमाने का नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने तो स्टाम्प यूज किया है लेटर्स को पोस्ट करने में। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक एनवेलप है जिसको तुम्हें पोस्ट करना है मेरे घर से मान लो दिल्ली पोस्ट करना है। ठीक है, तो तुम जाओगे पोस्ट ऑफिस में एनवेलप लेके, लेकिन ये जो पोस्ट करेगा या फिर पोस्ट ऑफिस जो है उस लेटर को लेके जाएगा यहाँ से वहां दूर, तो उनका तो खर्चा आने वाला है ना, तो वो तो फ्री में नहीं करने वाले, तो उनको एक रेवेन्यू देना पड़ता है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जाओगे काउंटर में, कहोगे कि मेरा एक लेटर है जो मैं इस जगह से उस जगह तक भेजना है, तो मुझे स्टाम्प्स दीजिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वो लोग मान लो तुम्हें 10 रुपए का 5 रुपए का स्टाम्प्स होता है, 5 रुपए का स्टाम्प, 10 रुपए का, 20 रुपए का, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन का स्टाम्प होता है, तो तुम्हें दिया और तुमने लगाया। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा सा स्क्वायर शेप का स्टम्प्स होता है, और अगर तुमने इन स्टम्प्स को लगा के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो तुम्हारा लेटर चला जाएगा। ठीक है, वरना नहीं जाएगा। तुम्हारे इस लेटर के ऊपर अगर स्टम्प नहीं लगा हुआ है ना तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टम्प्स, इंडियन पोस्टल स्टैंप एंड इंटरनेशनल पोस्टल स्टैंप। तो इंडियन मतलब इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल बाहर जा सकता है। ठीक है, शी वांट्स टू डिस्प्ले देम इन आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल पोस्टल स्टैंप्स विद नो स्टैंप्स लेफ्ट आउट। तो हिमाद्री को करना क्या है, ये जितना भी स्टम्प्स है ना उनको एक आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिस्प्ले करना है, ऐसे शो करके रखना है कि ये ऐसा ऐसा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स हिमाद्री कैन डिस्प्ले द स्टम्प। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस वर्ड पे चला गया, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट जब भी पूछता है, ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछता है, मैंने कहा था क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है उससे कैसे पता कर सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास 100 स्टम्प पड़ा हुआ है और 50 स्टम्प किसी दूसरे कंपनी का पड़ा है, दूसरे इंटरनेशनल स्टम्प, तो तुम उसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मान लो 10-10 के में अरेंज करो, 10-10-10 बनेगा और उधर 5 बनेगा। तो जो नंबर आ रहा है 10, ये क्या दोनों नंबर से बड़ा कि छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तब हम लोग इस केस में एचसीएफ निकालेंगे। और यहाँ पे भी तो सेम है, 625 एंड 325, ये तो बड़ा नंबर है और तुम्हें अरेंज करना है, कुछ इतना यहाँ पे रखना है, इतना यहाँ पे रखना है, इतना यहाँ पे रखना है, तो ये तो नंबर छोटा आएगा। तब इस केस में क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन हिमाद्री has 625 इंडियन पोस्टल स्टाम्प। ठीक है, बहुत सिंपल, जो क्वेश्चन में है वही लिखा। हिमाद्री हैज 325 इंटरनेशनल पोस्टल स्टाम्प्स। ठीक है, समझ में आया। हिमाद्री के पास इंटरनेशनल इतना है एंड इंडियन इतना है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ। वी हैव टू फाइंड HCF of 625 and 325। हमें HCF निकालना है, तो HCF चलो निकालते हैं, 625 and 325। तो 625 देख के एक चीज मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 इंटू 25, और 25 में 5 इंटू 5 होता है, तो दो 25 से दो 5 मतलब टोटल 5 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 टू द पावर 4। अब 325 इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखो मैंने ये तो अपने हिसाब से कर लिया, अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि सर ने आप ऐसे कैसे लिख दिया 5 टू द पावर 4, तो आप लोग भी ऐसे इसको जरा कर लेना, थोड़ा सा मेहनत करना, तो आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे 5 टू द पावर 4 लिखा है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स, 13 टाइम्स। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 13, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 13। तो एचसीएफ निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर का लोएस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर तो मुझे दिख रहा है 5, और 5 का लोएस्ट पावर कितना है 2, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25। इसका मतलब तुम लोगों को आंसर मिल गया कि अगर हिमाद्री 25
के ग्रुप में अगर उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, 25 यहाँ पे रखा, 25 यहाँ पे रखा, 25 यहाँ पे रखा, तो ऐसे करके वो पूरा जितना भी स्टैम्प है सब एक साथ ग्रुप करके कहीं पे डिस्प्ले कर सकती है। और कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा कि कोई एक एक्स्ट्रा स्टैम्प ना रह जाए, ऐसा सिचुएशन हो 25 में करेगी तो ऑब्वियसली उसका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर हिमाद्री कैन डिस्प्ले Himadri can display the stamps. Himadri can display the stamps in. She has to display them in identical groups of Indian international stamp. Himadri can display the stamps in group of 25 stamps so that no stamp is left out. ठीक है। और ये जो नीचे का एक देयरफॉर लाइन होता है ना, ये अपने हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हो, और मैं जो बना के देता हूँ, मैं भी देखो इंस्टेंटली इस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बनाता हूँ, ताकि तुम लोग भी देख के इस चीज को सीखो कि सर पढ़ के बनाते हैं, तो तुम्हें भी ऐसे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उससे इनपुट लेके तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 6 में क्या लिखा है? टू रोप्स आर ऑफ इक्वल लेंथ 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। हमारे पास दो रस्सियां है जिनका लेंथ है 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बोथ आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों को कट करना है ऐसे कि इक्वल लेंथ में कट करना है। दोनों का जो पीसेस बनाना है ना, उन पीसेस का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके बाद व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस। तो मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है ईच पीसेस का? तो मैक्सिमम वर्ड जब भी हमें मिलता है तो हम लोग समझ जाते हैं क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद और एक हिंट है, तुम्हारे पास 64 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर का लंबा रोप है, तुम्हें पीसेस में कट करना है और कट करके जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है पीस का वो निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, तुम अगर इतना बड़ा रोप को कट करके पीस करोगे तो जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो छोटा ही आएगा। अब छोटा जब भी आंसर आता है तब हम लोग समझ जाते हैं क्या है, उसमें एचसीएफ निकालना होता है। तो चलो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन, two ropes are of length 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है जो हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन से लिखी है। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 64 एंड 80। 64 का HCF निकालना है, 64 एंड 80 का HCF निकालना है। तो 64 क्या होता है? 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 6 होता है 64। तो आप लोग इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं। एंड 80 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, 80 240 टाइम्स, 220 टाइम्स, 210 टाइम्स, 25 टाइम्स, तो 24 टाइम्स इंटू 5, 24 टाइम्स इंटू 5। तो HCF का वैल्यू क्या होगा? मैंने कहा था कि कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। HCF का वैल्यू क्या होता है? कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। तो दोनों में आप लोगों को दिख रहा है कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा। 5 तो कॉमन नहीं है, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है। लेकिन 2 का क्या, कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर कि लोएस्ट पावर? तो लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या है यहाँ पे? 4। तो 2 टू द पावर 4 कितना हो गया? 16। इसका मतलब आप लोग उस रोप को कट करेंगे और एक एक पीस का लेंथ कितना होना चाहिए? 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तब जाके आपका सब इक्वल लेंथ का कटेगा और मैक्सिमम ये 16 सेंटीमीटर हो सकता है। देयरफॉर 16 सेंटीमीटर is the maximum length of the pieces that can be cut from the two ropes. 16 centimeter is the maximum
16 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम इक्वल लेंथ, इक्वल वर्ड भी मेंशन कर सकते हो। 16 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम इक्वल लेंथ ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम द टू रोप्स। तो 16 सेंटीमीटर करके कट करोगे तो वो मैक्सिमम भी होगा और इक्वल भी साथ में होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो तुम्हें एक 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी के लिए फिलहाल रखते हैं। मैं अगर तुम लोगों से क्वेश्चन ये बोलता हूँ, ये पूछता हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक तुम्हें एक बड़ा नंबर निकालना है, मैं डिजिट डिजिट में नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें फाइंड एक नंबर करना है जो 2 से एंड 3 से डिविजिबल हो। तब तुम लोग क्या करोगे, 2 से एंड 3 से डिविजिबल हो तो तुम लोग क्या करोगे, 2 एंड 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से 3 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन ये 1 डिजिट में आता है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ कि नहीं तुम लोग बताओ 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में 2 और 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है, पहला जो नंबर है वो क्या है तुम्हारा 12। लेकिन 12 तो लिस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट तुम्हें निकालना है। तो ग्रेटेस्ट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स देखना पड़ेगा, उसमें से तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन सिमिलर ही कुछ है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में निकालना है, तो ग्रेटेस्ट बाद में सोचेंगे, पहले एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, एंड दैट इज बेसिकली एलसीएम ऑफ दिस 3 numbers। तो पहले निकालते हैं एलसीएम ऑफ these 3 numbers। We have to find LCM of 18, 24, 36। तो 18 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, और 24 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, कितना हो गया 4। ठीक है, 4 टू जा 8, 8 इंटू 3। फिर 36 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू, सॉरी 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो हमें एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या था, कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, बस फैक्टर चाहिए। एलसीएम के लिए क्या था, फैक्टर चाहिए, और फैक्टर का हाईएस्ट पावर चाहिए। तो 2 देखो यहाँ पे तीनों लाइन पे है, एंड 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्यूब। 3 जो है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 9, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा कितना होता है 72, 7 9 जा 7 9 जा बोलो 9 8 जा कितना होता है 72। ठीक है, अब ये जो 72 नंबर तुम्हें मिला है, ये तो 2 डिजिट का नंबर मिल गया, ये क्या मिल गया तुम्हें 2 डिजिट का नंबर मिल गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुम्हें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तुम्हें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। ठीक है, अब तुम करोगे क्या, 4 डिजिट नंबर कैसे निकालोगे, तो देखो 4 डिजिट सबसे बड़ा जो नंबर है 4 डिजिट का वो क्या है 9999। तो यही हो गया 4 डिजिट से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। उस नंबर को तुम इस 72 से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करके देखो क्या होता है। 72 वन टाइम्स होता है 72, फिर यहाँ पे 7 और 9 से 7 गया तो 2। ठीक है, फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे तुम 72 3 टाइम्स, 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 63। ठीक है, फिर 9। तो अब मुझे जितना लग रहा है 63 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टू जा कितना होगा 16, 8 7 जा 7 जा 56, ये 3 हो गया, और यहाँ पे 4 एंड क्या 9 टाइम्स जाएगा, चेक कर लेते। 9 टू जा 18, 1 इन हैंड, 9 7 जा 63 64, तो 8 टाइम्स जाना पड़ेगा, 8 टू जा 16, 1 इन हैंड, 7 जा 56 57। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 3 63। ठीक है, तो तुम्हें देखो 9999 को डिवाइड किया 72 से, लेकिन वो नहीं जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 63। तो इस 63 को माइनस करो, किससे, ये 99 से माइनस करो 63, तो कितना होगा, दिस विल बी 6399। ठीक है, तो ये जो 9936 नंबर है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36।
समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला? पहले इसका एलसीएम निकाला 72, फिर बाद में एलसीएम से इस बड़े वाले जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड किया, फिर डिवाइड तो नहीं गया, अगर जाता तो हम लोग कहते कि यही नंबर इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन जो रिमाइंडर है उसको माइनस किया तो हमें मिल गया ये वाला नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते therefore 9936 is the greatest 4 digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 36। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है एंड देन हमें आंसर्स मार्क करना है। आप लोग को एक गलतफहमी हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन नाम सुन के आप लोग ये सोचते हो कि हमें ये सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस ऑप्शन देखना है एंड टिक करना है। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये मैथ्स सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे सोशल साइंस में एमसीक्यू क्या करते हैं आप लोग, सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता। इंग्लिश में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है। ग्रामर पूछ लिया तो चलो वो अलग बात है, लेकिन बाकी पोएम से या फिर प्रोज से कुछ भी सवाल पूछता है कि इसका राइटर कौन है ये वो, तो वो सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स में करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते। साइंस में भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ आपको डायरेक्ट आता है तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स में याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 2 4 5 इज ए फैक्टर्स ऑफ द नंबर पी एंड क्यू। तो ये जो 1 2 4 5 1245 जो है ये पी एंड क्यू का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? मैं अगर तुम लोगों को कहता हूं कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20, क्या मानोगे? हाँ, क्यों? बिकॉज तुम 20 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 20 को तुम ऐसे लिख सकते हो 20 इक्वल टू 4 इंटू कुछ एक नंबर। हमें तो पता है 4 इंटू 5 होता है, लेकिन हम लोग 20 को 4 इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करके मैं क्या करूंगा, देखो पी एंड क्यू को, पी को मैं एज्यूम करूंगा 1 2 4 5 इंटू मान लो m, एंड क्यू को मैं एज्यूम करूंगा 1 2 4 5 इंटू n। ठीक है, कहा उसके बाद which of the following will have 1 2 4 5 as a factor। तो यहाँ पे पी एंड क्यू का फैक्टर था 1 2 4 5, और फिर पूछा है कि इन चारों में से देखो किसमें 1 2 4 5 फिर से फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलो करते p प्लस क्यू करते। तो देखो p प्लस क्यू करेंगे तो देखना p में 1 2 4 5 इंटू एम होता है और यहाँ पे 1 2 4 5 इंटू एन होता है। तो क्या मैं 1 2 4 5 कॉमन लेके m प्लस एन लिख सकता हूँ? हाँ, और p प्लस क्यू में देखो 1 2 4 5 इंटू सम नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक फैक्टर हो सकता है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि p प्लस क्यू को तुम 1 2 4 5 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू करेंगे तो p माइनस क्यू क्या होगा? सेम 1 2 4 5 दोनों जगह पे होगा 1 2 4 5 m माइनस n। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिल रहा है 1 2 4 5 क्या है से डिवाइड हो सकता है p माइनस क्यू, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि 1 2 4 5 इंटू सम नंबर विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू, तो 1 2 4 5 इज ए फैक्टर, तो इसका भी फैक्टर होगा। अब इसका करते हैं p इंटू क्यू, तो यहाँ पे 1 2 4 5 इंटू m इंटू 1 2 4 5 इंटू n। ठीक है, तो देखो दो दो बार आ रहा है, इसका मतलब एक बार तो फैक्टर हो सकता है ना। हाँ, तो इसका भी होगा। अब इसका देखते हैं p बाई क्यू, कहाँ करो, जगह नहीं है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, बाद में इरेज कर देंगे। p बाई क्यू 1 2 4 5 इंटू m 1 2 4 5 इंटू n। तो देखो 1 2 4 5 1 2 4 5 कैंसिल हो गया, ऊपर m बाई n। तो 1 2 4 5 से तुम p बाई क्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस विल नॉट बी योर फैक्टर। तो ऑप्शन देखो नीचे ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन नहीं था, ये स्टेटमेंट्स था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 1 मिला और ओएमआर शीट में आपने मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर ए, तो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओनली 3 ओनली 2 एंड 3 ओनली 1 2 3, हाँ ये सही है, 4 तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया।
तो देखा आप लोगों ने कितना सारा ये सॉल्यूशन हम लोगों ने किया, उसके बाद आंसर निकाला। तो आपके मन में ये एकदम बिठा लो कि मैथ्स का एमसीक्यू करके हमें आंसर निकालना है, वैसे हवा में नहीं निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम। ठीक है, हमें मैच करना है। तो बचपन में बहुत सारा मैच द कॉलम किया था, अभी भी मैच द कॉलम करना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है। नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ऐसा एक नंबर जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा। चलो, अगर आपको आता है तो सही है, वरना नहीं आता तो मान लो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को। मुझे तो आप पता है कौन सा नंबर होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। ओनली इवन प्राइम नंबर। तो तुम्हें दिख रहा है इन चारों ऑप्शन में से इवन प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है? पी के लिए क्या आंसर सही होगा? 3 सही होगा। ठीक है, उसके बाद HCF ऑफ 12, 15 एंड दिस वन 21 HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए देखो कॉमन फैक्टर, इसमें 3 into 4, इसमें 3 into 5, इसमें 3 into 7। तो तीनों पे 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा? 3। अब मैं तो ये डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं HCF कैसे सर 3 आ रहा है, तो इसको तुम ब्रेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3, इसको 3 into 5, इसको 3 into 7, तो आपको मिलेगा 3 कॉमन। तो इस तरह से मैंने सोच लिया या फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका HCF क्या होगा? 3, और जो कि सही भी है। उसके बाद एलसीएम ऑफ 2 and 9। तो देखो 2 and 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम जब भी निकालना होता है और दोनों नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तब हम लोग क्या करते हैं? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 9 कितना आ जाएगा? 18। तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1। अब कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो दैट इज योर 1। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 1 एंड इटसेल्फ उसका फैक्टर चाहिए, कॉम्पोजिट होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए। तो इसका तो बेचारा बस एक लौता 1 और इटसेल्फ सेम ही हो जाता है, तो इसलिए इसका एक ही फैक्टर है, तो इसको प्राइम में भी नहीं रख सकते, कॉम्पोजिट में भी नहीं रख सकते। तो ऑप्शन देखो, पी का 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है? पी का 4 ए में मिल रहा है। फिर क्यू का कितना होना चाहिए? 3, इसमें मिल रहा है। फिर आर का कितना होना चाहिए? 2, इसमें मिल रहा है। एस का कितना होना चाहिए? 1। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट पी देखो क्या गिवन है, HCF ऑफ 2 consecutive natural numbers is 1। HCF ऑफ 2 consecutive natural number is 1। अब मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर छोड़ो, बस कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं पता तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद दूसरा नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर कहा, तो मान लो 2, 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। तो इसका मतलब 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहा, तो ये तो 2 and 3 नेचुरल नंबर है। मान लो 25 लिया, 25 के बाद क्या आएगा? 26। तो ऐसे जो एक के बाद एक नंबर आ रहा है, उन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, 4 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 4 एक साथ नंबर हम लोग एक के बाद एक नंबर्स लेंगे, तो वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करना है। मान लो मेरे पास ये दोनों है, अब 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो HCF इसका 1 होगा, तो सही है। इसका HCF कितना होगा? 1, सही है। अब देख लो 25 एंड 26, ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इनका भी HCF कितना होगा? 1। तो ये बात सही है, ये बात ट्रू है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। आप लोग अपने मन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर एज्यूम कीजिए, उसके बीच में प्राइम फैक्टर्स देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप लोग इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल से दिखा दिया, तीसरा एग्जाम्पल या फिर और भी एग्जाम्पल लेना है तो आप लोग खुद से लेके चेक कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यू देखो क्या लिखा है, HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि कोप्राइम का डेफिनेशन पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर कोप्राइम कब होगा? जब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 होगा। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कोई नंबर कॉमन कोप्राइम होगा कब? जब उन दोनों के बीच में HCF कितना होना चाहिए? 1। तो हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया?
ट्रू। तो ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इक्वल टू a स्क्वायर b। ठीक है, मान लेते हैं where a and b आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स। देन एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जो तरीका हमें पता है वो लिखेंगे। a b स्क्वायर मतलब क्या है? a इंटू बी इंटू बी। ठीक है, उसके बाद q इक्वल टू स्क्वायर बी, सॉरी, तो a इंटू बी। अब एलसीएम निकालना है, तो जो पुराना मेथड, पुराना टेक्निक, नया टेक्निक से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मान लो पुराना मेथड से करते हैं। पहले कॉमन निकालते हैं, तो दोनों लाइन पे ये a कॉमन आ रहा है, दोनों लाइन पे b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे a इंटू बी लिखेंगे। उसके बाद जो बचा वो यहाँ पे b बचा, यहाँ पे a बचा, तो b इंटू ए। तो देखना a टू टाइम्स आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, और b टू टाइम्स आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द नंबर्स p इक्वल टू 119, उसके बाद q इक्वल टू 462, r इक्वल्स टू 105 एंड s इक्वल टू 2310। ठीक है, ये कुछ नंबर्स गिवन है। चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब किस नंबर का कितना प्राइम फैक्टर है और उसके बाद उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब सबसे कम किसका प्राइम फैक्टर है, उसके बाद किसका थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा किसका, हमें निकालना है। ठीक, वैसे नंबर जो जितना बड़ा होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बता नहीं सकते। जैसे देखो, ये तीनों, दिस वन 3 डिजिट नंबर है, दिस इज 4 डिजिट नंबर। इतना तो पता चल गया एस जो है इसका सबसे ज्यादा प्राइम फैक्टर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो देख के पता चल गया, एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो एस का सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो अब इन तीनों में से एक डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक एजम्पशन दिया। तो पी का अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले 119, आई थिंक 119 17 से जाता है शायद ना, 17 7 जा, 7 7 जा 49, 4 7 7। तो इसका 119 का कितना फैक्टर्स है? 1 एक फैक्टर है। सभी नंबर का प्राइम, दिस वन सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो 1 को नहीं लेंगे। लेकिन अगर फैक्टर्स बोलता तो 1 को भी इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, तो इसका 7 एक हो सकता है और एक 17 हो सकता है, एंड 119 नहीं ले सकते क्योंकि प्राइम फैक्टर्स बोला है। ठीक है, तो बस ये दोनों होगा। उसके बाद 462, 2 से 2 3 1, 231 अब किससे जाता है? 3 से जाएगा आई थिंक, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर 7 से 11 टाइम्स। तो 462 का कितना फैक्टर है? 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 105। 105, तो इसको 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा, उसके बाद 5 7 टाइम्स। तो 105 का कितना होने वाला है? 357। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक बार तो ये तो कहा था कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा, या फिर डिजिट देख के, नंबर अगर साइज बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो उसका प्राइम फैक्टर ज्यादा होगा। लेकिन इनमें देखना, ये तीनों 3 डिजिट में है, तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। इसका तो चलो अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा आने वाला है, तो इसको नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखो मैंने जो कहा था वो अभी सच हो गया। देखो 119 एंड 105, 119 तो बड़ा है, 105 तो छोटा है, लेकिन 105 का कितना प्राइम फैक्टर आ रहा है? 3 आ रहा है। 119 का कितना प्राइम फैक्टर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखा, अब अगर तुम सोचते हो कि नहीं नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका अरेंज कर देता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है? 119 का है, तो P आप यहाँ पे दिख रहा है P। उसके बाद क्या होगा? Q आएगा कि R आएगा? R आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं हो सकता, मैंने जोश जोश में ए टिक कर दिया था, ए सही नहीं हो सकता। P के बाद क्या आएगा? R, P के बाद R, उसके बाद Q, उसके बाद S। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन लगभग हर जगह पे सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो लास्ट में यहाँ पे लिख दूंगा या फिर बता दूंगा, और आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, तो 15 का क्वेश्चन देखो क्या है। असर्शन 3 and 10 आर कोप्राइम नंबर्स।
3 and 10 क्या कोप्राइम नंबर्स है? इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है। HCF इनका क्या है? 1 है। तो हाँ ये तो सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। उसके बाद रीजन देखो, A and B are co-prime if they have no common factor other than 1। हाँ सही है, कोई नंबर कोप्राइम कब होगा? जब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 1 कॉमन फैक्टर है। हाँ ये भी सही है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। एंड ये इसका रीजन भी है, असर्शन जो है वो इस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन में भी कोप्राइम कहा और इधर कोप्राइम को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, जो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion and reason are both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, ऑप्शन मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखा, बस जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने लिखा, और दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये न्यू बुक में इस बार पहली बार इस तरह का क्वेश्चन डाला है और इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा भी क्वेश्चन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का जो ब्रेन है वो थोड़ा सा फंक्शन कर सके, कि इसको एनालाइज करके देख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। करना थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन चलो फिर भी ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये फैक्टर ट्री गिवन है डायग्राम, इसको देख के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आंसर करना। फैक्टर ट्री बेसिकली होता क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर ट्री बनता है, ठीक है। अब तुम लोग देख के बताओ, 5 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 85 बनेगा। 5 इंटू 16 होता है 80, 5 इंटू 17 करेंगे तो जेड का वैल्यू तो हमें कितना मिल गया? 17। तो यहाँ पे देखो रोमन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ जेड कितना, तो हमें कितना मिल गया? 17। एक तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, y इंटू 85 करेंगे तो कितना होगा? 425। तो क्या मैं इसको लिख सकते हैं y इंटू 85 इक्वल्स टू 425? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 425 बाई 85। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 टाइम्स एंड 5 85 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स? 17 टाइम्स, 17 यहाँ पे 5 टाइम्स। तो y का वैल्यू 5 आ गया, तो कॉमन नंबर 2, y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है x का वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें x मिलेगा। तो 1 2 7 5 इंटू 3 करेंगे, 3 5 जा 15, 1 इन हैंड, 3 7 जा 21, 22, 2 इन हैंड, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3। तो 3825, तो 3825 किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर बी। अब ये रोमन नंबर 3 तक तो हो गया, अब लास्ट वाला x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड करना है। तो x तो ये है, y कितना आ रहा है? y का वैल्यू है 5 एंड z का वैल्यू कितना है? 17। तो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 5 प्लस 5 10, 17, 1 इन हैंड, 2 प्लस 1 3, 4 3, सॉरी यहाँ पे 8 होगा एंड 3, 3847। तो कौन सा ऑप्शन में 3847 है? ऑप्शन नंबर बी। और हम लोगों ने बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, इस तरह का क्वेश्चन से स्टूडेंट्स का ब्रेन फास्ट होता है। तो बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अगर ये एग्जाम में आएगा तो आपको 4 मार्क मिलेगा। और एक देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर उतना कुछ है नहीं, ठीक है। एन इंटर स्कूल सेमिनार बीइंग कंडक्टेड बाय एन एनजीओ रिलेटेड टू एजुकेशन। इंटर स्कूल सेमिनार का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे लोकेलिटी पे मान लो कुछ 5 से 10 स्कूल है, 5 to 10 स्कूल है, तो सभी स्कूल मिलके एक जगह पे आके कंपटीशन कर रहे हैं। इंटर स्कूल मतलब एक कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंटर स्कूल, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एडुकेटर्स। जैसे मैं एक एडुकेटर हूँ मैथ्स का, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन साइंस इंग्लिश एंड मैथ्स कितना है? 60, 84 एंड 108।
तो तुम लोग मान सकते हो कि तुम्हारा सर इस 108 में एक है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अच्छा, उसके बाद 4 क्वेश्चन है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। तो कुछ कुछ रूम्स बनाया गया है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे और उस रूम पे एक ही तरह के सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड। यहाँ पे ये वर्ड हम लोगों ने देखा, क्या वर्ड देखा, मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम जब भी पूछता है एग्जाम में तो हम लोगों को क्या निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। या फिर अगर वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो आंसर आने वाला है, पार्टिसिपेंट्स एक एक रूम में कितना बैठेंगे। अब एक रूम में तो सब एक साथ नहीं बिठा सकते ना, कुछ कम, मतलब मान लो 10 या 20 या फिर ऐसे कुछ नंबर्स बिठाएंगे, तब जाके सभी रूम पे एडजस्ट हो पाएंगे। तो जो आंसर आने वाला है वो छोटा आने वाला है, तब हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं। We have to find HCF of 60, 84 and 108। अब HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 4, ठीक है, 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है, इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 84, 2 इंटू 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 84 242 टाइम्स 2 21 3 7 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 108, अब इसका भी कर लेता हूँ मैं, 108 2 54 2 27 3 9 3 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF निकालना है, मतलब तीनों लाइन पे कॉमन आ रहा है, ये नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है। तो HCF कितना होगा, आप तुम लोगों को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। तो एक एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं, तब जाके ये पूरा जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उन सभी रूम्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 12 पार्टिसिपेंट्स, CIPANTS, हाँ, PARTICI, participants can be accommodated in each room, ठीक है। ये हो गया रोमन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं रोमन नंबर 2 का आंसर। रोमन नंबर 2 में कहा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इवेंट। तो कितना मिनिमम रूम्स चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना है, और एक रूम में तुम बिठा सकते हो 12 पार्टिसिपेंट्स को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दोगे 12 से, तो तुम्हें रूम मिल जाएगा। तो रोमन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, 60 प्लस 84 प्लस 108 बाई 12। अब बताओ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 8 2, फिर 8 प्लस 6 कितना होता है, 14, 14 प्लस 1 15, 1 इन हैंड, 252 को 12 से डिवाइड करना है। 12 2 टाइम्स 24, 12 1 टाइम्स। तो तुम्हें कितना रूम्स चाहिए, 21। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 21, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा है फाइंड द LCM ऑफ दिस वन, 60 84 एंड 108, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। ये आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया अब तक, ठीक है। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इरेज करके तो फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नीचे वाला इरेज करता तो फायदा हो जाता। चलो ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 60 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, थोड़ा बहुत तो याद है। 84 को 2 इंटू 2 4, ठीक है, इंटू
3 इंटू 7, 108 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो जब इतना होता है 8, 28, 7 ना, चलो कर लेता हूँ, भूल गया। 2 5 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 27, हाँ अब याद हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, पहले जो कॉमन है वो लिखो, उसके बाद जो बचा वो, तो यहाँ पे तो कॉमन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, उसके बाद ये तीनों बचा, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60, और यहाँ पे 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 37 0। तो आप लोगों के पास एलसीएम कितना आ गया, 3780 आ गया। नेक्स्ट रोमन नंबर 4 क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया था 12 और एलसीएम कितना आया 3780। सो ये आप क्वेश्चन, ये जो रोमन नंबर 4 है ये आप लोग खुद से करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैंने एक ग्रुप बनाया टेलीग्राम में, मैथ्स बाय अरशद सर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को सभी अपडेट्स मिल जाएगा, कब मैं क्लास ले रहा हूँ, कब किस दिन क्या होने जा रहा है, या फिर PYQ जितना भी पुराना क्वेश्चन है। हाँ बुक तो चेंज हुआ है लेकिन कुछ कुछ सवाल तो उधर से भी आएगा ना PYQ, तो मैं मार्क करके आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए आप लोगों को मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और एक कम्युनिटी भी बनेगा, मुझे भी पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे, आप लोगों का फीडबैक भी मुझे चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आप लोग को समझ में आ रहा है, फिर मैं क्या बेटर कर सकता हूँ आप लोग के लिए। तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।